हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 23 पे पहुंच चुके हैं। कौन से प्रैक्टिस सेट पे? तो आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। ऑलरेडी आप लोगों को 22 प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे हैं। कमेंट कर बताइए आप लोग कैसे हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। अगर कोई गलती होती है बाय मिस्टेक तो उसके लिए हमें माफ़ करिएगा। अगर हो रही है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे हम उसे आगे सुधार देंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसको धान का कटोरा कहा जाता है? तो धान का कटोरा जो है वो कौन से जिलों को कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश का जो धान का कटोरा है, चंदौली को, वाराणसी को, लखीमपुर खीरी या फिर प्रयागराज को। तो धान का कटोरे की बात करें तो कौन से चंदौली जिले को जो है वो धान का कटोरा कहा जाता है? कौन से जिले को? जो चंदौली जिला है इसको धान का कटोरा कहते हैं। वही बात करें वाराणसी को तो घाटों की नगरी कहते हैं। प्रयागराज को संगम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जो है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष में किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की क्या 1993, सन 2000, सन 2002 में, सन 2005 में। तो उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन की बात है तो ये कब किया गया था? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन सन 2002 में किया गया था। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि ताजमहल के पत्थरों के जो पीले होने का मुख्य कारण क्या है? तो ताजमहल के जो पत्थर हैं उनके पीले होने का मुख्य कारण की बात की जाए तो कौन सी है? क्या सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, फिर नाइट्रोजन है? तो ताजमहल के पत्थरों के पीले होने का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ताजमहल के पत्थर पीले पड़ रहे हैं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा है? एक सेकेंड पेन लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला फिल्म, टेलीविज़न एवं लिबर आर्ट्स संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में पहले फिल्म, टेलीविज़न और लिबरल आर्ट संस्थान की बात करें नोएडा में, लखनऊ में, आगरा या फिर कानपुर में। तो जो कौन सा उत्तर प्रदेश का पहला फिल्म, टेलीविज़न और लिबरल आर्ट संस्थान की बात की जाए तो आपके कहाँ पर? आगरा में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? और फिल्म सिटी की बात करें तो नोएडा में बना है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का पहली जो महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव किसे प्राप्त है? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, मायावती या फिर इंदिरा गांधी? तो बात करें उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री की तो सुचेता कृपलानी थी। सरोजिनी नायडू पहली राज्यपाल थी। वहीं बात करें मायावती की तो पहली अष्टीय महिला मुख्यमंत्री थी और सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री के पद पर भी रही थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो पार्वती अर्घा पक्षी अभ्यारण्य है वो अवस्थित है? तो पार्वती अर्घा पक्षी अभ्यारण्य की बात करें क्या गोंडा में, बहराइच में, श्रावस्ती में, सुल्तानपुर में? तो पार्वती अर्घा पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो कहाँ पर अवस्थित है पार्वती अर्घा पक्षी अभ्यारण्य? तो श्रावस्ती जिले में जो है अर्घा पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्थान जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुख्यालय की बात करें तो क्या प्रयागराज में है, लखनऊ आलमबाग में है, कानपुर या फिर मेरठ में? तो जो उत्तर प्रदेश में बीज प्रमाणीकरण संस्थान है वो कहाँ पर अवस्थित है? बीज प्रमाणीकरण लखनऊ आलमबाग में अवस्थित है। कहाँ पर? लखनऊ आलमबाग में। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंडक नदी राज्य में प्रवेश करती है? तो गंडक नदी के राज्य में प्रवेश करने की बात करें तो कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर या फिर देवरिया? तो गंडक नदी जो है उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, किस राज्य में जो है किस जिले से प्रवेश करती है? तो इसकी बात करें तो कौन से? महाराजगंज जिले से प्रवेश करते हैं। वहीं बात करें गंगा नदी की तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष में हुई। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना 1991, 1994, 1995 सन 2000 में। तो उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1991 में हुई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि नवाबगंज पश्चिम बिहार जो उन्नाव का है का नया नाम क्या कर दिया गया है। तो नवाबगंज पश्चिम बिहार का नाम क्या शहीद भगत सिंह पश्चिम बिहार है, शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार है, लोकनायक जयप्रकाश पश्चिम बिहार है, डॉक्टर अंबेडकर पश्चिम बिहार है। तो जो नवाबगंज पश्चिम बिहार है इसका नाम वर्तमान में बदल कर क्या किया गया, लोकनायक जयप्रकाश पश्चिम बिहार कर दिया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि दक्षिण पूर्वी और पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं। तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे की बात करें तो आगरा में, झांसी में, कानपुर या फिर प्रयागराज में। तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो गलियारे हैं वो कहाँ पर, तो कानपुर जो है वहाँ पर मिलते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के गठन की बात करते हैं सन 2000, सन 2002 में, सन 2005 में, फिर सन 2010 में। तो उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के गठन की बात करें तो ये कब किया गया था, तो राज्य सूचना आयोग का गठन सन 2002 में किया गया था। इसी वर्ष क्या मानवाधिकार आयोग का भी गठन सन 2002 में ही हुआ था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का जो खुर्जा है शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो खुर्जा के कांच के लिए, पीतल के लिए, पाटारी उद्योग के लिए या फिर चमड़ा उद्योग के लिए। तो खुर्जा की बात करो किसके लिए, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जो है खुर्जा वो पाटारी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, पटारी। कांच के लिए बात करो तो फिरोजाबाद है, पीतल उद्योग के लिए बात करें मुरादाबाद है, और चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर और आगरा है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक स्थान मगहर कहाँ जो है इसका संबंध किस महान संत से है। मगहर की बात करें तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर रविदास है। तो जो मगहर है इसका संबंध किस ऐतिहासिक पुरुष से है। तो बात करें मगहर की, इसका संबंध कबीरदास से है। किससे है, कबीरदास से। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है शारदा नहर का उद्गम कहाँ से होता है। बनबसा से, नरोरा से, हरिद्वार से या फिर पीलीभीत से। तो जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है इसके उद्गम की बात करें तो बनबसा से होता है। कहाँ से, बनबसा से। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश की किस तिथि से शुरू हुई थी। तो किसान मित्र योजना की बात करें 18 जून सन 2000 को, 18 जून सन 2001 को, 15 अगस्त सन 2002 को, 26 जनवरी सन 2003 को। तो किसान मित्र योजना की बात करें तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना जो है 18 जून सन 2000 को शुरू किया गया था। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मिर्जापुर का चुनार है एक किस उद्योग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इत्र के लिए, चूड़ी उद्योग, सीमेंट और पत्थर उद्योग, कालीन उद्योग के लिए। तो मिर्जापुर का चुनार सीमेंट और पत्थर उद्योग के लिए फेमस है। इत्र के लिए कन्नौज, चूड़ी के लिए फिरोजाबाद और कालीन के लिए बात करें तो भदोही जो है प्रसिद्ध है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि प्रसिद्ध कवि जो अमीर खुसरो है का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था। एटा में, पटियाली, कासगंज, बदायूं में या फिर आगरा में। तो जो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो है इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पवित्र गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में से राज्य में प्रवेश करती है। सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ या फिर मुजफ्फरनगर। तो गंगा नदी की बात करें तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध साहित्यकार महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। क्या फर्रुखाबाद में, प्रयागराज में, लखनऊ या फिर कानपुर में। तो बात करें महादेवी वर्मा जिसे हिंदी की प्रसिद्ध कवियत्री हैं, तो इनको जो है यामा पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। बात करें इनका जन्म की तो इनका जन्म फर्रुखाबाद जिले में
हुआ था। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है कौन सी है। तो बात करें उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, क्या कामेत चोटी है, नंदा देवी है, अमसोद चोटी या फिर सारामती चोटी है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अमसोद चोटी जो है और उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने विश्वविद्यालय की बात करें तो यह BHU वाराणसी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, AMS अलीगढ़ है या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे जो पुराना विश्वविद्यालय है वो कौन सा है। तो जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि यूपी से निकलने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। यूपी से निकलने वाला क्या उदंड मार्तंड था, बनारस अखबार था, कवि वचन सुधा था या फिर प्रताप था। यूपी से निकलने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र बनारस अखबार था जो साप्ताहिक था। और हिंदी की बात करें, जो हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र था वो उदंड मार्तंड था। कौन था? उदंत मार्तंड जो है हिंदी का पहला समाचार पत्र है। और उत्तर प्रदेश का जो हिंदी से निकलने वाला पहला है वो बनारस अखबार है जो साप्ताहिक था। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक तहसीलें हैं। तो तहसीलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, क्या लखीमपुर खीरी में है, कानपुर में है, प्रयागराज में या फिर आजमगढ़ में। सबसे ज़्यादा तहसीलों की बात करें तो कहाँ पर अवस्थित हैं, तो सबसे ज़्यादा तहसीलें जो हैं लखीमपुर खीरी में अवस्थित हैं। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम जो है की स्थापना कब हुई थी। सन 1950 में, 1965 में, 1972 या फिर 1980 में। तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की बात करें तो कब हुआ था, 1965 में हुआ था। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध जो धुनिया समुदाय है का संबंध जो मुख्य पारंपरिक व्यवसाय है वो क्या है। धुनिया समुदाय का मुख्य पारंपरिक व्यवसाय क्या, इत्र बनाना है, रुई धुनना है, पीतल पर नक्काशी करना है, फिर मिट्टी के बर्तन बनाना है। तो इनका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, रुई धुनना यानी कॉटन कार्डिंग इनका मुख्य कार्य है। किसका, धुनिया समुदाय का। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। क्या न्यायमूर्ति विशंबर दयाल थे, न्यायमूर्ति PK जैन थे, न्यायमूर्ति HN सेठ थे या फिर न्यायमूर्ति मुर्तजा हुसैन थे। तो बात करें प्रथम लोकायुक्त के उत्तर प्रदेश के तो कौन थे, न्यायमूर्ति विशंबर दयाल जो थे वो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। कौन थे, न्यायमूर्ति विशंबर दयाल। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो बाण सागर परियोजना की बात करें गंगा नदी पर, सोन नदी पर, केन नदी पर या फिर बेतवा नदी पर। तो बाण सागर जो परियोजना है वो कौन सी नदी पर अवस्थित है, बाण सागर परियोजना सोन नदी पर अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रसिद्ध जो कतरनिया घाट है वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है। क्या लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती या फिर पीलीभीत। तो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो श्रावस्ती में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्य रूप से निवास करती है। तो बुक्सा जनजाति की बात करें क्या जौनपुर, बिजनौर, सोनभद्र या फिर मिर्जापुर में। तो बुक्सा जनजाति जो है वो कहाँ पर निवास करती है, तो बुक्सा जनजाति जो है वह जौनपुर में निवास करती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्या है, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र या फिर हरदोई। सबसे बड़ा जिला क्या है, लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा क्या है, हापुड़ है। वही बात करें अगले प्रश्न की। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। क्या सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या एनी बेसेंट थी। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। सुचेता कृपलानी पहली मुख्यमंत्री थी। विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें तो ये भारत की पहली महिला और एकमात्र महिला अभी तक हैं जो UN महासभा में महिला बनी अध्यक्ष थी। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो लकड़ी की नक्काशी के लिए क्या बरेली है, सहारनपुर, बिजनौर या फिर मुरादाबाद? तो लकड़ी की नक्काशी की बात करें तो लकड़ी की नक्काशी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आपका सहारनपुर प्रसिद्ध है। बरेली जो है बांसनगरी और सुरमा नगरी। बिजनौर के बाद बिजनौर से क्या है, तो बिजनौर वाले कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर क्या फेमस है। मुरादाबाद की वजह तो पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित किया गया था? मऊ में, प्रतापपुर, देवरिया में, मुजफ्फरनगर या फिर शामली में? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम जो चीनी मिल है उसकी स्थापना प्रतापपुर, देवरिया में किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? क्या भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी या फिर कथकली? उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कथक एकमात्र शास्त्रीय नृत्य। भरतनाट्यम के बाद तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली केरल का है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को इत्र शहर के कहा जाता है? तो इत्र शहर क्या गाजीपुर, कन्नौज, अलीगढ़ या फिर मथुरा को? तो जो कन्नौज है इसको इत्र नगरी के रूप में जानते हैं। गाजीपुर में एकमात्र सरकारी अफीम की फैक्ट्री है। अलीगढ़ को ताला नगरी और मथुरा की बात करें तो इसे मेलों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ का पेड़ा जो है वो सर्वाधिक फेमस है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश की जो राजकीय पुष्प है कौन सा है? कमल है, पलाश, टेसू है, गेंदा या फिर गुलाब है? तो उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश और टेसू को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कहा जाता है। यह शुभ मान्यता प्राप्त है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? आजमगढ़, जौनपुर, देवरिया या फिर प्रतापगढ़? तो सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो जौनपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात था। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला किस हस्तशिल्प उद्योग के लिए विश्वविख्यात है? क्या इत्र के लिए, रेशमी साड़ियों, जरी के लिए, पीतल बर्तन के लिए या फिर चमड़े उत्पादन के लिए? तो वाराणसी जो है रेशमी साड़ियों और जरी के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ का जो है कहाँ पर स्थित है? क्या लखनऊ में है, प्रयागराज में, आगरा में, फिर कानपुर में? उत्तर प्रदेश के जो उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उसका जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है? तो प्रयागराज में है और उसके जो खंडपीठ है वो लखनऊ में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का आधिकारिक राजकीय पशु कौन सा है? आधिकारिक राजकीय पशु की बात करें क्या शेर है, बारहसिंगा है, हाथी या फिर गाय है? तो आधिकारिक राजकीय पशु जो है उत्तर प्रदेश का वो बारहसिंगा है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो क्या है, मोर है, गौरैया है, सारस है या फिर कोयल है? तो आप लोग इसका बताइए। अभी हमने जस्ट इसके 2-3 स्लाइड पहले ही बताया था। तो क्या राजकीय पक्षी क्या है? सारस है, यानी सारस है। इसी के साथ अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले की बात करें भदोही है, हापुड़ है, शामली या फिर गाजियाबाद है? सबसे छोटा जिला यहाँ पर हापुड़ है। इससे पहले क्या था, तब भदोही सबसे छोटा जिला था, लेकिन वर्तमान में हापुड़ जिला जो सबसे छोटा है। इसी के साथ अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय यूपी में कहाँ पर स्थित है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय की बात करें लखनऊ में, कानपुर में, रामपुर में या फिर आगरा में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय की बात करें तो कहाँ पर है? रामपुर में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? शारदा नहर, यूपी पूर्वी यमुना नहर, निचली गंगा नहर या फिर केन नहर? तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर की बात करें तो जो सबसे पुरानी नहर कौन सी है उत्तर प्रदेश की? तो सबसे पुरानी नहर जो है आपकी उत्तर प्रदेश की वो कौन सी है? तो सबसे पुरानी नहर आपकी कौन सी है इसमें बताएंगे तो पूर्वी यमुना नहर जो है वो सबसे पुरानी नहर है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अलीगढ़ जिला जो है किस प्रसिद्ध उद्योग के लिए विश्वविख्यात है? तो क्या पीतल उद्योग के लिए, ताला उद्योग के लिए, चूड़ी उद्योग के लिए, फिर चाकू उद्योग के लिए? तो अलीगढ़ की बात करें तो ताला उद्योग के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है।
और पीतल उद्योग की बात करें मुरादाबाद है। चूड़ी उद्योग के लिए बात करें तो कौन सा है? चूड़ी के लिए आपका फिरोजाबाद है। चाकुओं के लिए बात करें तो रामपुर है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें बहराइच में, पीलीभीत में, लखीमपुर खीरी में, फिर महाराजगंज में। तो प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? तो लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? क्या मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर या फिर झांसी में? तो बात करें गोविंद वल्लभ पंत सागर की तो यह सोनभद्र में अवस्थित है, जो उत्तर भारत के अलावा भी भारत की एकमात्र कृत्रिम झील है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का आधिकारिक राजकीय खेल कौन सा है? क्या वो क्रिकेट है, हॉकी है, कुश्ती है, फिर कबड्डी है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय जो खेल है वो हॉकी है। क्या है? हॉकी है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो लोकसभा की सीटों की बात करें क्या 75 है, 80 है, 85 या फिर 100 है? तो लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? 100 सीटें हैं, यानी 100 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा में है। वहीं बात करें जो लोकसभा की सीटों की बात हो रही है, यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की समझिए, माफ करना, लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी है? 80 सीटें हैं और 100 सीट जो है विधान परिषद की हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 100 सीटें हैं और विधानसभा की जो है 445 सीटें हैं। इसी के साथ अगले आज के ये प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह सेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के भी शेयर करिए और हमें देर से सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।